तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आए हुए जो है काफ़ी घंटे बीत गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोग थोड़ा सेटल डाउन हो गए होंगे या होने की कोशिश कर रहे होंगे मेंटली, ठीक है ना। तो अब आगे का भविष्य या उसको कैसे प्लान किया जाए, क्या योजना होनी चाहिए ताकि इस जजमेंट को हम आत्मसात कर लें या इसको स्वीकार कर लें और अपने जो गोल को, जो जुडिशरी का गोल है उसको कंटिन्यू रखें, ठीक है ना। तो मैं बहुत बेसिक चीज़ों को आपको लेके आ रहा हूँ कि हम इस पूरे जजमेंट को 3 ग्रुप में बांट सकते हैं और इस 3 ग्रुप में आप किस ग्रुप में आते हैं ये प्लान आप करना शुरू कर सकते हैं अभी से। बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो आप जहाँ आते हैं आप अपना कॉपी पेन ला के जो है आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अब 3 साल की प्रैक्टिस होने के बाद जो प्लानर बनता है अब आने वाले 3 साल 4 साल के लिए वो कैसा होगा, क्या उसमें आप जो है बेहतर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी की प्लानिंग अब मैं आपको बताता हूँ। हम इसको 3 ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। प्लान नंबर ए, प्लान नंबर बी और प्लान नंबर सी। आप किस में आते हैं ये आप अपने ग्रुप में सिर्फ अपना लिखेगा, दूसरे के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा अपना खुद समझेगा, ठीक है ना। देखिए, प्लान नंबर ए में वो व्यक्ति हैं जिनका 3 ईयर प्रैक्टिस हो चुका है, ठीक है, और या उससे ज़्यादा हो चुका है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या स्कोप होगा। और ये बड़े लोग, ये लोग तो बड़े खुश हो गए होंगे क्योंकि भाई हम उनका कंपटीशन भी कम हो रहा है और ये सेफर पोजीशन में। और ये एक मानवीय गुण है कि जो सेफर होता है, जो सेफ कंडीशन में होता है, वो दूसरों से ज़्यादा खुश रहता है। तो ठीक है, ये अपनी जगह है। प्लान नंबर बी में वो व्यक्ति आएंगे जो LLB पास हो चुके हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया है और रजिस्ट्रेशन 1-2 साल हो गए हैं इनके बीच में, हो सकता है कि उनका 3रा साल भी अभी चल रहा हो, पर वो इस कैटेगरी में नहीं आते, मतलब वो एलिजिबल नहीं है आने वाली वैकेंसी पे। हम छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं छत्तीसगढ़ के कंटेंट में बताऊंगा। और आपको एक चीज़ और बताता हूं कि हम छत्तीसगढ़ वाले अभी सबसे अच्छे सेफ कंडीशन में, सबसे अच्छी सेफ कंडीशन में, ठीक है। बाकी स्टेट वाले जो हैं वो आपसे बहुत बुरी स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन निकल गया है। अब हाई कोर्ट और PSC के बीच में क्या तालमेल होता है, क्योंकि जैसा इंटरप्रिटेशन है भाई, जिसका नोटिफिकेशन निकल गया है उसके एग्ज़ाम लेंगे। 2 नोटिफिकेशन है, अगर आप एक को PSC की नोटिफिकेशन मानेंगे तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। दूसरा जो है हमारे लॉ डिपार्टमेंट, विधि विधायी विभाग ने भी 25 का सीट 25 निकाल दी है, तो 2 नोटिफिकेशन है। अब उस पर डिस्कशन क्या होगा वो सब्जेक्ट जो है अपन माननीय उच्च न्यायालय के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। प्लान नंबर बी में वो लोग आएंगे जो 1 से 2 साल या इससे ज़्यादा उनकी क्या है प्रैक्टिस हो गई है और अभी वो एलिजिबल नहीं है, उनको 1 या 2 साल वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इस जजमेंट से वो है प्लान नंबर सी वाले, ठीक है। प्लान इसलिए बना रहा हूँ, एक ग्रुप बोल दो आप, पर प्लान है क्योंकि हमको प्लानिंग करना है। आज हम प्लानर है, ये आपको क्या करना है आज से आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाओ। ये वो लोग हैं जो LLB फाइनल ईयर में है अभी, या LLB 4th ईयर में है, परसुइंग है LLB, या उन्होंने LLB कर लिया है बट अभी न्यूली रजिस्टर्ड कराया है, 1-2 महीने हुआ हो, 4 महीने हुआ हो, अभी साल भर नहीं हुए, या ठीक है उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कल मेरे पास एक लड़की आई जिसका LLB 2016 में हुआ है बट उसने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। बोले सर मैं तो सर पकड़ लिया, अब मेरे दोस्तों ने समझाया, सब कुछ समझाया, फिर भी जो है ये चीज़ें नहीं हो पाई। तो इस कैटेगरी में आएंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए कि आप लोग किस कैटेगरी में है, ठीक है ना। तो वो आप लोग उसी ढंग से जो है आगे बढ़ेंगे। कंप्लीट हो गया, इनको अलाउ करना चाहिए, अलाउ करेंगे वो, और जून जुलाई तक ये एग्ज़ाम कंप्लीट करा लेंगे, ठीक है। और इसमें वो सभी लोग हैं जो प्लान ए में भी आते हैं और प्लान बी में भी आते हैं, सी वाले नहीं क्योंकि तो परसुइंग है। और इस बार तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया था, तो जिनका रजिस्ट्रेशन है ही नहीं उनको तो अलाउ नहीं किया। तो इसका मतलब है कि इसमें ग्रुप ए और बी शामिल हो रहे हैं, ठीक। इसका मतलब जो बी वाले ग्रुप वाले हैं उनके लिए डू एंड डाई है,
ठीक, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, एलिजिबिलिटी छोड़िए आप, क्योंकि वो तो आने वाले समय पे लागू होगा, पर जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो ये उनके लिए डू एंड डाई है। ये मान लीजिए कि अभी नहीं तो 3 साल बाद, कभी नहीं बोल नहीं रहा हूँ, कभी तो हो गया, पर अभी नहीं तो 3 साल बाद ये आएगा आपका। ठीक, एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है पहले, तो आप प्लान ए और बी में है, तो इनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है। आप 2 महीने 3 महीने बिल्कुल अपने आप को लगा दीजिए, ताला बंद कर दीजिए कमरे में, अंदर से भी और बाहर से भी। घर वालों को बोल दीजिए डू नॉट डिस्टर्ब, और ठीक है, वो एकांत परिरोध होता है ना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, नीचे से खाना आता है, फिर नीचे से खाने की थाली वापस जाती है, बढ़ जाने दीजिए, दाढ़ी आड़ी मूँछ छूछ जो बढ़ना है बढ़ने दीजिए, बाल बढ़ जाने दीजिए। ठीक है, अभी 2 महीने आपको घर से निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप लगा दीजिए ताकत। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप क्रैक कर गए इस एग्ज़ाम को तो आपको पलट के आगे 3 साल देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस एग्ज़ाम में, जिसके चांसेस हैं कि अगर आप पीछे हो गए या आप फेल हो गए, तो आपको अगले 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो इनके लिए ये ऑप्शन है, इनके लिए प्लान ए वालों के लिए। दूसरा, प्लान ए वाले जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिनकी प्रैक्टिस हो गई है, इनके लिए एक ऑप्शन और मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में एडीपीओ की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो वो साथ साथ एडीपीओ की वैकेंसी भरेंगे, और उनके पास एक ऑप्शन और मिल जाएगा। कौन से? प्लान बी वालों के साथ। प्लान ए को तो मिलेगा भाई, ये तो तुर्रम खाने, मतलब ये तो एकदम बढ़िया है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, ये मान कर चलो, ये जजमेंट से इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये तो एडीपीओ भी भरेंगे। पर प्लान बी वालों के पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि वो इमीडिएट एडीपीओ भर सकते हैं, क्योंकि एडीपीओ में मिनिमम प्रैक्टिस वाली एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो जिनका एलएलबी हो गया है, रजिस्ट्रेशन हुआ है, नहीं हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप एडीपीओ का एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास 24 के और 25 के 2 प्लानर हो गए। मैं आता हूँ, शुरुआत करता हूँ कहाँ से? प्लान नंबर बी से, या ग्रुप नंबर बी। ये वो लोग हैं जो अधर में हैं, पेंडुलम है। क्यों? क्योंकि इनका एलएलबी हो गया है, रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। अब काउंटिंग ऐसा है कि भैया 1 से 2 साल हो सकता है, किसी का 6 महीने भी हुआ, पर इनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, किसी का 1 साल हो गया होगा, किसी का 2 साल हो गया होगा, किसी का 3 साल भी हो गया। तब ऐसी स्थिति में इनके पास क्या ऑप्शन है? ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, अब लॉ ये कह रहा है, या आपका जजमेंट ये कह रहा है कि आपको लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में आपको एक सर्टिफिकेशन जो है डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल जज जो है, डिस्ट्रिक्ट जज या प्रिंसिपल जज हैं, वो सर्टिफाइड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर पे अपन बात नहीं करते, बात ये करते हैं कि ये कर क्या सकते हैं। अभी ऑप्शन पे चलते हैं अपन। तो पहला इनके पास, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि वो छत्तीसगढ़ एडीपीओ की तैयारी शुरू कर दें, सब कुछ बंद करके। ठीक है, पहली। और मेरी एक व्यक्तिगत राय होगी, जैसा अभी तक आपने 1.5 साल चला लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल नाम मात्र के लिए प्रैक्टिस में जाइए, जिससे आपका काम बन जाए, नाम मात्र के लिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास समय कितना है? 1 से 1.5 साल, और ये 1.5 साल आपको एनर्जी को आउटकम में डालना है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आप एडीपीओ की तैयारी कीजिए, साथ ही साथ आप सीजे की तैयारी, इसको भी कंटिन्यू रखिए, और इसको कंटिन्यू कैसे रखना है वो मैं समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, तो आपके 2 ऑप्शन हो गया। आप इमीडिएट किसकी तैयारी शुरू कर दीजिए? एडीपीओ। अब छत्तीसगढ़ एडीपीओ की तैयारी करने से फ़ायदा क्या आपको? ठीक है, तो देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू हैं, एडीपीओ के भी 2 पहलू हैं। एडीपीओ के सिलेबस में, ठीक है, एक आता है जीके का पोर्शन और दूसरा आता है लॉ का पोर्शन। एग्री? अब जीके के पोर्शन को हम 2 भागों में या 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो पहला पार्ट हो जाता है छत्तीसगढ़ और दूसरा हो जाता है, ठीक है, जीके जो कॉमन जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर है। ठीक है, ये वाला पार्ट है। अगर आप एडीपीओ की तैयारी करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सिविल जज का जीके का पार्ट यहाँ से कवर हो जा रहा है। एग्री हो रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 10-20 नंबर के लिए जो तैयारी कर ही रहे हैं, वो आपकी तैयारी हो रही है यहाँ पर, और कम समय में बेहतर हो जाएगी। एक दूसरा, लॉ को अगर हम, ठीक है, मेजर और माइनर में अगर हम बात करते हैं,
तो मेजर में जितने भी आपके 4 लॉ हैं, क्रिमिनल लॉ, ठीक है, BNS, BNSS, BSA और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपको कहाँ सपोर्ट करेगा? सिविल जज में। ठीक, सिविल जज में भी ये आना है। तो अगर हम दोनों के कॉम्बिनेशन को देखें तो आपके सिविल जज का 50% सिलेबस आपने ADPO में कवर कर लिया। एक बचा है आपका क्या? माइनर एक्ट। माइनर एक्ट में एक्साइज एक्ट ले लेते हैं, बाकी छोड़ दीजिए 13 एक्ट क्या है, ठीक है ना। अभी इसको अपन छोड़ देते हैं, ये 13 एक्ट क्या है। तो एक आपका क्या हो गया? एक्साइज एक्ट मिल गया आपको। तो अगर आप ADPO की तैयारी आज करते हैं, आप सक्सेस होते हैं नहीं होते हैं एक अलग बात है, बट अगले 4-5 महीने तक आपके सिविल जज की 50% सिलेबस को आप कवर कर लेते हैं, ठीक है। अब इन केस मान लीजिए आगे नहीं होता है या चीज़ें कैसे होती हैं वो बात की बात है, पर हमारे 1.5 साल में से 6 महीने कट गए, अब बचा 1 साल। तो 1 साल की प्लानिंग क्या है वो समझना पड़ेगा। अब 1 साल की प्लानिंग में बचे हुए आपके जो रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनको छोड़कर ये तो रिवाइज हो गया आपके, इनका तो रिवीजन होगा। और ज़्यादातर मैं अभी क्लास में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो इनमें से बहुत सारे आपके ऐसे स्टूडेंट हैं आप लोग जिनका इन सब्जेक्ट को छोड़कर 30-60% सिलेबस हो गया होगा। जैसे ठीक है, उसने सुबह मॉर्निंग में कहा कि सर मेरे तो 2 ही सब्जेक्ट बचे हैं, CPC और लिमिटेशन, मेरा तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। किसी का 2 सब्जेक्ट बचा होगा, किसी का 4 होगा, किसी का 5 होगा। भाई तैयारी तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम नील बैठे हुए हो और आपको कुछ नहीं मालूम, ठीक। तो अब जब आप ADPO दे देते हैं या ADPO का एग्ज़ाम जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपके पास अब बचेगा 1 साल। इस 1 साल में आप, पहला हो गया रिवीजन मोड। अब आप क्या करिए, सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करना शुरू कीजिए, इनके MCQ, रिवीजन, ये सारी चीज़ें शुरू करिए। दूसरा मेरा एक सजेशन ये रहेगा, क्योंकि आपके पास समय ज़्यादा है, तो आप यहीं पर मेंस के जजमेंट राइटिंग और इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमारे यहाँ का है, उसको आप वक्त निकाल के 3-4 महीने में तैयार करना शुरू कर दीजिए। तो जब आप एलिजिबल होंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे और आपका मेंस भी तैयार हो गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ज़्यादा अच्छा एफर्ट लगा सकते हैं, और अगर प्लानिंग अच्छी हुई तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए ये बोल दें कि ये गोल्डन पीरियड है, ठीक है। अब इसको मैं दूसरी तरह से जस्टिफाइड करता हूँ, ठीक है। मैं कैसे जस्टिफाइड करता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए छत्तीसगढ़ सिलेबस में मैं लास्ट ही सिलेक्शन को लेके चलता हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाता। लास्ट सिलेक्शन में अगर हम अपनी कोचिंग से बात करें या मैं पूरा ओवरऑल रिजल्ट पे बात करता हूँ, कितनी सीट थी? अब इस सीट को आज मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करिएगा, आज रिजल्ट को निकाल के देखिएगा। किसको निकाल के देखिएगा? रिजल्ट, ठीक है। और रिजल्ट को निकालने के बाद आप किसी कैंडिडेट का नाम मत देखिएगा, कैंडिडेट की एज देखिएगा। क्या देखेंगे आप? कैंडिडेट की एज, ठीक है। आप देखेंगे कि अमूमन हम लोग LLB कितने साल में कर लेते हैं? 23 साल में। भैया 18-5-23, 23 साल में हो जाता है 5 ईयर LLB, होता है एग्री। और इसके बाद अगर हम 23 साल के ऊपर देखते हैं तो ये LLB कर चुके हैं। और तो आप ये देखिएगा, आप मेरे पे विश्वास मत करिए, आप आज रिजल्ट जाके देखिए, आप MP का रिजल्ट देखिए, आप जिस स्टेट का देखना देखिएगा, आप ये देखिएगा कि 23 या अंडर 23 कितने लोग पास हुए। चलिए इसमें 1 साल और बढ़ा दीजिए, 24, जिनकी संख्या अभी सबसे ज़्यादा है C ग्रुप में। इसका मतलब है कि 23-24 में जो सिलेक्ट हुए एज में, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले और जिन्होंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से तैयारी शुरू कर दी थी जैसे आप लोग हैं, पर इनका परसेंटेज कितना है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं,
आप खुद एनालिसिस निकालिए। इनका परसेंटेज 10 और बिलो 10% के नीचे है। इसका मतलब है 50 सीट में से 4 या 5 ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले। ठीक है, इसका मतलब यथार्थ सत्य, ब्रह्म सत्य। और वो से क्या है ब्रह्म सत्य? कि भैया किसी को भी तैयारी करने में 1 या 2 अटेम्प्ट लग जाते हैं। ठीक है, एग्री? आप देखिएगा, मैं मेरी बात पे आप जो है यकीन मत करिए, आप खुद देखिए। हो सकता है कि 10% 12 हो जाए, हो सकता है ये 7 हो जाए। मैं तो आपको एक मोटा मोटा कैलकुलेशन बता रहा हूँ। और आप 23 का रिजल्ट देखिए, 22 का देखिए, सारे रिजल्ट देखिए आप। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो मालूम है कितने % फ्रेशर पास होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं। तो अगर मैं 10% लेता हूँ तो 90% वो लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट पे पास होते हैं। और ये चीज़ तो आपने देखा ही है कि यहाँ पर जब इंटरव्यू में लोग आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज़ माई सेकेंड अटेम्प्ट, दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट। और वो अपने स्ट्रगल पीरियड को बताते हैं, उनकी पूरी जीवनी बताते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप ये नहीं बोल सकते कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा, नो डाउट निकलेगा। बट अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। पहला कि आपने फर्स्ट ईयर से लेके 5th ईयर तक कैसे पढ़ा। दूसरा, ठीक है, आपका अलग फैक्टर था कि आपने जो पढ़ा वो आया। कुछ लोग तो प्री में फेल हो गए, फिर से मेंस दिए। कुछ लोग मेंस में फेल हो गए, फिर से प्री दिए। कुछ लोग इंटरव्यू गए, फिर वापस आए। और ये रोटेशन होता है, ये रोटेशन होता है। मैं अपने प्री में पहली बार फेल हुआ था, आप सभी को बताता हूँ और खुल के बताता हूँ कि जब पहली बार प्री दिया था तो बिंदास 2 नंबर से फेल हुआ था, मेरा नहीं निकला था प्री। सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट के बाद मेरा प्री नहीं रुका। ठीक है, पर उसके बाद कभी इंटरव्यू से वापस आ गए, कभी तो मेंस ही नहीं निकला, क्योंकि कंपटीशन है। नए बच्चे थे, उनके साथ कॉम्पीट करना है, उनकी एनर्जी के साथ कॉम्पीट करना है। तो ये हडल्स तो आ रहा था, बट कंटिन्यू रहेंगे तो वहाँ पर आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। तो आप ये सोच लो ना कि आप इस कैटेगरी में हो और आप एक अटेम्प्ट फेल हो गए हो। आज आप क्या मान लो अपने आप को कि आप एक अटेम्प्ट दिए थे और फेल हो गए, अब मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करना है। मैं ये नहीं बोल रहा आप फेल हो गए, पर आप अगर अपने आप को संतोष करना चाहते हैं तो आप ऐसे संतोष कर सकते हैं ना कि भाई मेरे पास आने वाले समय में 1 से 1.5 साल है, और अगर मैं इस 1 या 1.5 साल को, ठीक है, ऐसी तैयारी करूं कि मुझे ये सेकंड अटेम्प्ट या मैं अपने एक्सपीरियंस को ऐसा लाऊं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आने वाले समय पे, और ये होगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं टोटका लगता है, ये परसेंटेज 10 से 20, 30, 40% आ जाएगा आज से 2-3 साल बाद। क्योंकि आप लोगों की जो एनर्जी है आप उसको प्रॉपर अगर एक जगह पे लेके जा रहे हैं तब, तो ये 10% जो बोल रहा हूँ 3 साल बाद, 2 साल बाद जब आप लोग ये अटेम्प्ट देंगे तो इसका परसेंटेज 10 से बढ़ के 20-25 तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अभी जो है दूध से जले हैं, तो अब आप हर समय को एकदम सतर्कता से इस्तेमाल करेंगे आप। तो आने वाले इनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है, इनके लिए ये सबसे बेस्ट टाइम है। ये मान के चलिए कि ये गॉड गिफ्ट मिल गया है आपको कि आप इस 1.5 साल 2 साल का उपयोग ऐसा करिए कि आपको आने वाले समय पर ये दिक्कतें ना हो। और मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा कन्विंस करना है अपने पेरेंट्स को। तो आज कॉपी किताब उठाना और ये समझा देना, तो हो सकता है कि उनके मन में जो एक नेगेटिव वाइब्स चल रही है जैसे आपके मन में चल रही थी, ठीक है, वो क्लियर हो जाए। क्या भाई, मुंह धो के आओ, ठीक है। वो आज भी सो रहा है बताओ, और वहीं बैठना पीछे पे ना, बिल्कुल हवा नहीं आनी चाहिए वहाँ पे, ठीक है, आए समझ? ठीक, तो भैया आप ये करें क्या? तो इनको हताश होने की जरूरत नहीं है। इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, ठीक है, इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, तो देखिए प्रैक्टिस तो इनको करनी है, प्रैक्टिस तो इनको करनी है। तो भैया आप सबसे पहले अगर आप LLM नहीं कर रहे हैं तो बढ़िया LLM में एडमिशन ले लीजिए। अगर आप LLM में एडमिशन लेंगे तो आपका 1-2 साल में एक डिग्री जो है वो आपके, और एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा का मतलब है अगर कोई 11 तनख्वाह ले रहा है तो आपको 12 तनख्वाह मिलेगी।
एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा होगा एलएलएम करने से। और याद रखिएगा, सिलेक्शन के पहले एलएलएम है तो वो काउंटेबल है, बट सिलेक्शन के बाद आपको एलएलएम की परमिशन लेनी पड़ेगी और वो हाई कोर्ट परमिशन देगा नहीं आपको। तो आप इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मान लीजिए ना कि आप एलएलएम कर लीजिए, साथ ही साथ तो एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा हो गया और आप एडीपीओ की भी तैयारी कर लीजिए, तो आपका कंपटीशन भी कंटिन्यू है और एलएलएम कर लीजिए आप, 2 साल आपका एलएलएम में निकल जाएगा। ठीक है, बट फिर भी कह रहा हूँ मैं बार बार, एलएलएम आपका पार्ट टाइम है, ये नहीं कि एलएलएम में घुस गया। आपका ध्येय, आपका गोल वो क्या है? सिविल जज। इससे आपको भटकना नहीं है कभी। आप एलएलएम कर लीजिए। अब एलएलएम कर लिए मान लीजिए, तो फिर ठीक है, आपके पास डिग्री मिल गई। अब जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो एलएलएम की डिग्री का भी वेटेज मिलेगा और जॉब के बाद आपको एक इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा। और एक इंक्रीमेंट जाके आप पूछेगा कितना होता है, तो बता रहा हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको 40-50 हज़ार रुपये की तनख्वाह का डिफरेंस आ जाता है। तो आप एलएलएम में एडमिशन ले लीजिए। और एक तो सबसे बेस्ट टाइम पर जजमेंट आया है, एलएलएम के एडमिशन ओपन हो गए, एलएलएम के एडमिशन शुरू हो गए। तो कहाँ लगा है? मई में फटाक से एलएलबी कीजिए, तुरंत एलएलएम के एडमिशन ले लीजिए। आज जिनका है तो एलएलएम में एडमिशन ले लिए। अच्छा, एलएलएम और साथ में प्रैक्टिस किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है कि आप प्रैक्टिस के साथ एलएलएम करेंगे और आप रेगुलर एलएलएम कर सकते हैं, वो ब्रेक नहीं माना जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए आप बिंदास एलएलएम कीजिए, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, आप अपार्ट साथ में आपने एलएलएम भी कर लिया और आपने तैयारी भी रखी कंटिन्यू। तो इस ग्रुप में जितने लोग हैं उनके पास सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि अगर ये ग्रुप फेल होके आएगा, कौन सा? ये ग्रुप, भाई सब तो पास नहीं होंगे, जो लोग फेल होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके कंपटीशन में आएंगे। तो आपको उनको कंपटीशन देने के लिए पर्याप्त और सफिशिएंट टाइम मिल गया है। ठीक है, आपको उनको भी कॉम्पीट करना है ना, क्योंकि ये जो फेल होंगे वापस आएंगे आपके पास, क्योंकि एलिजिबल है। और आपकी जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप आएंगे तो दोनों आप लोग क्या होंगे? कंपटीशन में आ जाएंगे। तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि ये पुराने लोगों को भी आप कंपटीशन में फाइट कर सको। और मैंने आपको बताया सबसे अच्छा तरीका ये है कि ठीक है कि आप अपार्ट सारे सब्जेक्ट को तैयार करने के साथ मेंस को भी तैयार कर लीजिए। 3-4 महीने की क्लास होती है। ठीक है, आप इसको भी आप साथ साथ तैयार कर लीजिए, तो आपका मेंस पहले से तैयार रहेगा। तो चांसेस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होने के वो बढ़ जाएंगे आपके। ठीक है, तो आपने छत्तीसगढ़ भी तैयार कर लिया, मेजर भी तैयार कर लिया और आपने यहाँ पर मेंस भी तैयार कर लिया। प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि भैया आप जाके सामने बूढ़ा तालाब है इसमें कूद जाओ, ये नहीं करना है। ठीक है, मैंने कल भी बोला कि लोग प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं, मैं सॉल्यूशन पे बात करूंगा। और मैंने कल आधा सॉल्यूशन आपको दिया था, पर मैंने आपको बोला था कि आज मैं आपको सारा सॉल्यूशन दूंगा। और इसी हिसाब से हमने भी प्लानिंग की है कि भाई आगे आप लोगों को कैसे टीच करना है। ठीक है, अब आते हैं जो सबसे हताश, सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, हताश, परेशान। ठीक, अभी सामाजिक परिदृश्य पे आऊँगा क्योंकि उस पर भी बहुत सारे प्रश्न हैं आप लोगों के, आपके प्रश्नों पर भी जवाब देना है। तो ये आप ठीक है निराशता के सिद्धांत पे आते हैं, नस काट लो, अपने आप को आग लगा लो, यही तो करोगे। अरे इसके लिए थोड़ी पैदा हुआ है, लड़ने के लिए पैदा हुआ है। तो लड़ना कैसे है वो बताता हूँ। तो देखिए, जो LLB 4th ईयर में है, फाइनल ईयर में है, वो अभी फ़िलहाल एंजॉय करे 1 साल पढ़ाई को, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये काम आएगा। अब जैसे ही वो फाइनल ईयर देते हैं, ठीक है, तो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देने के बाद भाई साहब, ठीक है, सबसे पहले तो आप जाइए और रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ठीक है, दूसरा LLM में एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, LLM में तुरंत एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, तीसरा आप ADPO की तैयारी शुरू कर दीजिए। भैया इसके लिए तो आप हैं, आप कैसे छोड़ दिए भैया? एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता खुला है। और मैंने आपको अभी बताया कि छत्तीसगढ़ वाले क्यों यहाँ पर जो है ठीक है वैल्यूबल है, इसीलिए कि छत्तीसगढ़ में ADPO की वैकेंसी
आने वाली है और लगभग सीट्स की हम बात करें तो लगातार 1-2 साल आ सकती है, मतलब अच्छी बड़ी लंबी चौड़ी सीट है, पार्ट में आएगी, ठीक है, जो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है, एग्ज़ाम देना। तो जो फाइनल ईयर हो गया वो इमीडिएट शिफ्ट हो जाए किस में, ADPO में। तो आपके पास 3 ऑप्शन हो गया। सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करा लें, जिस दिन पास हुए दूसरे दिन कहाँ जाना है आपको, रजिस्ट्रेशन कराने। नहीं, इंतज़ार नहीं करना है ना 1 दिन 2 दिन, उसी दिन जाना है। जिस दिन आपका पास हुए आप लेके चले गए कहाँ, रजिस्ट्रेशन कराने। इस बीच में आप ADPO की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब ADPO की तैयारी करने से क्या फ़ायदा होगा, मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया। अब क्या करिए, आप LLM कर लीजिए। 3 चीज़ें रही, ठीक है। LLM करने के बाद इनको एक फ़ायदा और होगा, भैया ये नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सॉरी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। एक फ़ायदा हो गया, क्यों, इनके पास समझ आ रहा है। तो आप नेट की तैयारी साथ में कर लीजिए। ये ग्रुप सबसे बड़ा है, इसको समझिए आप नेट की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके 2 साल कट गए। अब चौथा ये है कि आप, ठीक है, तफरी करने के लिए प्रैक्टिस करिए, कोर्ट भी जाइए, ठीक है। और कोर्ट में जाने के बाद अपनी दिनचर्या, अपनी लाइफ को आप एक टाइम टेबल, एक टाइम शेड्यूल में बांट दीजिए। अब ये टाइम टेबल या टाइम शेड्यूल क्या होगा, आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इच्छा है आप सिविल जाना चाहो सिविल। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस ही करना है तो ये सारे चर्चा पर्चा सब बेकार, फिर मैं काहे के लिए इतनी बातें कर रहा हूँ। प्रैक्टिस करो ना भाई, आपको प्रैक्टिस ही करना है। बट आपको प्रैक्टिस नहीं करना है ना, तो प्रैक्टिस से जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनको व्यवहारिक ज्ञान हो जाए, तो जितना व्यवहारिक ज्ञान है आप उतना व्यवहारिक ज्ञान करिए, ठीक है। और आप एक टाइम को डिवाइड कर दीजिए कि भाई मैं अगर प्रैक्टिस पे जा रहा हूँ तो इतना टाइम मैं प्रैक्टिस पे दे दूँगा, ठीक है, LLM में दे दूँगा, और बचा हुआ जो टाइम है उस पर मैं सिविल जज की तैयारी करूँगा। तो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा लाइफ में, ठीक है, आपके ऊपर तनाव नहीं आएगा। क्यों, अपार्ट आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा सोशल जो प्रॉब्लम आ रही है, महिला, कल जैसे मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, सर महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया, ठीक है। खासकर उन महिलाओं के साथ हुआ जो, ठीक है, शादीशुदा हैं और उनकी फैमिली वालों ने 1 या 2 अटेम्प्ट करने के लिए दिया था। बहुत सारी चीज़ें मैंने पहले ही कहा, आप सबसे पहले जाके अपने पेरेंट्स को कन्विंस कीजिए आप और बताइए कि ऐसा ऐसा है, और ये प्लानर उनसे डिस्कस कीजिए कि भाई आप कितने समय तक मेरे को खिला के पढ़ा सकते हो, पूछ लो आप। 23 साल के हो आप लोग, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स आपके सकारात्मक विचारों को रोकेंगे। हाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती है, किसी को इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किसी को टाइम की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कल प्रिया बोल रही थी शादी वाली प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता कि आजकल जल्दी शादी करने वाला प्रॉब्लम चल रहा है, इतना तो आप कन्विंस कर लोगे। दूसरा, आपने LLM ज्वाइन कर लिया ना, तो आप ये बोले पापा अभी तो LLM चल रहा है, क्या बोलिए आप, पापा अभी तो LLM चल रहा है, LLM करने दीजिए ना, उसके बाद सोचूंगी, LLM हो जाने दो। तो बोले हाँ बेटी का LLM चल रहा है। फिर बोले पापा 1 साल बचा है, सिविल जज की तैयारी कर लेते हैं। आप एक साथ कन्विंस नहीं कर सकते तो टुकड़े टुकड़े में कन्विंस कर लीजिए। आप बोल दीजिए पापा मैं सिविल जज की तैयारी छोड़ दी हूँ, मैं नहीं दूंगी। तो क्या करोगे बेटा, बोले LLM करूँगी। और अभी आप एकदम चेहरा उतार के जाना ना उनके पास, ऐसा लगना चाहिए कि आपके ऊपर पूरा पत्थर आप ही के ऊपर गिरा है। तो थोड़ा इमोशनल ड्रामा हो जाए, फिर रास्ते निकालना पड़ेगा, ठीक है, रास्ते निकालना पड़ेगा। अब तो युद्ध है, युद्ध में सब जायज़ है, ठीक है, सुना भी है जंग में सब जायज़ है, तो ये जंग है आपके लिए। तो आप सबसे पहले जाइए और इमीडिएट LLM में एडमिशन ले लीजिए, और उन कॉलेज में लीजिए ठीक जहाँ पर आपके अटेंडेंस का, आने जाने का आपके ऊपर बर्डन ना हो। इन्वॉल्व मत हो जाना, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ सिर्फ औपचारिक रूप से ये डिग्री चाहिए हमको। इन्वॉल्व मत हो जाना, एकदम घुस गए, पता लगा आपने डाइवर्ट हो गए, सिविल जज का सपना देखते देखते आप क्या बन गए, LLM पढ़ने लगे, और वहीं दिन भर रात भर बैठे हुए हो, कैंटीन में बैठे हुए हो, वहीं पे दोस्ती यारी और अलग कर ली आपने,
कुछ ऐसे दोस्तों को बना लिया जो आपके घर में आ रहे, चल ना भाई पिक्चर चलते हैं, क्योंकि भाई आपका गोल अगर सिविल जज है तो फिर आपको भटकना नहीं है, और नहीं है तो फिर ये जजमेंट तो आपके ऊपर लागू होता ही नहीं है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये जजमेंट कल भी बोला था मैंने, ये जजमेंट उन्हीं व्यक्तियों पे लागू होगा जो बनना चाहते हैं, उन व्यक्तियों पे लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, जो नहीं बनना चाहते उनके लिए लागू होगा ही नहीं, क्योंकि जिनका ध्येय है, जिनका उद्देश्य ही नहीं है जज बनना, तो इस जजमेंट से उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला। वो प्रैक्टिस कर ले, वो दूसरे जॉब में चले जाए, कुछ भी कर ले। तो आप LLM कर लीजिए, LLM करने के बाद आपके पास नेट का एग्ज़ाम है, आप नेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, सेट का एग्ज़ाम दे दीजिए, तो आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। अब क्या होगा, आपके पास कितने साल निकल गए, रजिस्ट्रेशन कर लिए 2 साल निकल गए। अब इस 2 साल के बाद क्या करना है आपको, तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू रखिएगा। आप कुछ मत करिएगा, अपने जीवन का 1/4 हिस्सा, मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, ठीक है, 1/4 हिस्सा अपने जीवन का आज से रूटीन पे आप CJ को दीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि आपकी लंबी लड़ाई है, ठीक है, आपकी लड़ाई क्या है, लंबी है, और आपके पास ADPO का ऑप्शन तो है ही, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आपकी लड़ाई अगर लंबी है तो आप क्या करिए, इसको देते रहिए और इसकी तैयारी करते रहिए, ठीक है। अब CJ की तैयारी आप कर रहे हैं, तो हम आते हैं कि भाई CJ की तैयारी कैसे करनी चाहिए आपको। तो देखिए, CJ की तैयारी करने के लिए आपके पास 3 साल है, काफ़ी लंबा समय है। तो इन लोगों से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा जो कल भी कर रहा था, कि अब आप छत्तीसगढ़ से बाहर जाने का सोचिए, ठीक है। आपको कुएं के मेंढक में नहीं रहना, मतलब अब आप छत्तीसगढ़ के दायरे को छोड़िए और बाहर जाइए, क्यों, क्योंकि आपके पास लंबा समय है। तो आप ये देखिए कि आपके सिलेबस, छत्तीसगढ़ के सिलेबस के हिसाब से कौन से और दूसरे स्टेट हैं जो आपके कंफर्टेबल जोन में आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कल ही जाके दिल्ली की तैयारी करना है, आपका कंफर्टेबल जोन क्या कहता है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ वालों के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है ना। यूपी थोड़ा सा टफ हो जाता है, यूपी का प्रीलिम्स निकालना आसान है, मेंस मतलब बहुत कठिन है, और यूपी का सिलेबस ही अलग है। आप इन स्टेट पर फोकस कीजिए, और इन स्टेट के फोकस करने के साथ साथ इनके सिलेबस को देखिए कि इनका सिलेबस ऑन डिमांड क्या है। इसलिए मैंने कल कहा था कि हमारी क्लासेस में अभी तक चूँकि हम छत्तीसगढ़ को फोकस कर रहे थे, बट इस बैच में, ये जो बैच होगी, इस बैच में हम अब राइटिंग प्रैक्टिस और रिटन प्रैक्टिस की भी तैयारी शुरू करेंगे, ताकि 3 साल बाद जब आप किसी स्टेट को क्रैक कर रहे हो तो आप इस, ठीक है, दायरे में मत रहो कि हमको छत्तीसगढ़ देना है, हम उस साल कोई ना कोई एक कॉम्पिटिटिव स्टेट निकाल लें। हो सकता है भैया आपका भाग्य या आपकी किस्मत जो है मध्य प्रदेश में है, तो आप मध्य प्रदेश में जज बन जाओगे, राजस्थान में जज बन जाओगे, और एक बार अगर आप जज बन गए तो आप वापस स्विच ऑन यहाँ तो आ सकते हो, क्योंकि आपके पास एक मौका रहेगा कि आप छत्तीसगढ़ देते रहो साथ में, ठीक है। दूसरा, अगर आप ADPO बन जाते हो, अभी आ रहा हूँ बेनिफिट ऑफ ADPO, क्यों ADPO, उस पर भी आऊँगा। आप ADPO बन जाते हो तो आपको 2 रियायत मिल जाएंगी अपने जीवन में। पहला, आपको मेंटल प्रेशर जो हो रहा है वो ख़त्म, क्योंकि आपके पास क्या आ गई, जॉब आ गई, और दूसरा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, आप बेरोजगार से बेशब्द हट जाएगा आपका, और आप क्या आ जाएंगे, रोजगार, और आप रोजगार में रहेंगे, आपको एक तनख्वाह मिलेगी, और आप नौकरी के बाद काफ़ी समय दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया भाई कि आपको यहाँ प्रैक्टिस मांग रहा है, तो ये भी बता देता हूँ कि ADPO में भी अगर आप नौकरी में रहते हैं तो वो भी प्रैक्टिस के टेन्योर में काउंट होगा। अगर अभी आप 1-2 साल में कोई ADPO निकाल लेते हैं तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो आपने करा ही लिया, और उसके बाद आपने जितने समय ADPO में नौकरी की है ये दोनों को काउंट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, प्रैक्टिस के सर्टिफिकेशन के संबंध में एक बात यहाँ साइलेंट रख दी है कि यहाँ क्या होगा, तो भाई सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। क्या जजमेंट है कि ADPO जो है वो लीगल प्रैक्टिस मानी जाएगी, और इसी बेस पर बहुत सारे ADPO ADJ का एग्ज़ाम भी देते हैं, ठीक है। वाई ADPO, अब समझो मैं मतलब क्यों प्रेशर दे रहा हूँ बार बार ADPO को। भैया आज की तारीख में आप ये तो बोल सकते हो कि पापा मेरे पास नौकरी है एक,
ठीक है, पैसा अलग बात है, गस्टेड नौकरी है बढ़िया, ठीक है, गृह विभाग पुलिस का एक हिस्सा है, और ठीक है नौकरी में सिविल जज और एडीपीओ में ज़्यादातर लोग सिविल जज इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि एक पोस्ट जो है वो डिग्निटी के साथ, ये भी पोस्ट डिग्निटी के साथ है, बट दोनों के बीच में तो सबसे बड़ा अंतर है भाई, मैं तो दोनों स्टूडेंट को देखता हूँ जो बन चुके हैं तो एक ही चीज़ बोलते हैं, एडीपीओ में तनख्वाह बहुत कम है सर। क्या बोलते हैं? एडीपीओ में तनख्वाह बहुत है, पर आज़ादी बहुत है, सोशल लाइफ बहुत है। अच्छा, आपको ताज्जुब होगा, मैंने तो कभी एडीपीओ नहीं दिया, पर आपको एक बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे मेरे कलीग ने प्लान बी बना के एडीपीओ बना है और बोले कि अब हम प्लान बी में एडीपीओ में जाएंगे और अब हम सिविल जज बनेंगे। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप बोलेंगे तो मैं कभी ला के उनको यहाँ खड़ा कर दूँगा। उन्होंने बोला सर एडीपीओ हमारा प्लान बी है, हम एडीपीओ बन जाएंगे और उसके बाद हम सिविल जज की तैयारी करेंगे। आज उनसे पूछता हूँ भैया तुम लोग सिविल जज क्यों नहीं बन रहे? तो बोले सर इतनी सुकून की नौकरी कहाँ मिलेगी, मन की मर्जी है, ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ गुपचुप खा सकते हैं, मेले में घूम सकते हैं, कोई सामाजिक बंधन नहीं। एक सिविल जज को देखते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक बंधनों में बैठा हुआ है, फिर बाहर जाता है तो एक बार सोचता है कि कोई पहचान का ना मिल जाए, ठीक। तो आपको एक मानसिक और आर्थिक तनाव से ये दूर करेगा। भाई यहाँ तो आप बेरोजगारी हो, पर यहाँ आने से क्या होगा, आप रोजगार में आ जाओगे, ठीक है। तो अभी से आप इसमें स्विच हो जाइए, नहीं तो इतने सारे ऑप्शन तो मैं दे दिया हूँ। इसके बाद आप एलएलएम करने के बाद आप चाहो, मन नहीं है यार छोड़ो, हट गया, फालतू बात है, सिविल जज नहीं करना, तो भैया आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर लो, आप पीएचडी की तैयारी कर लो, आप पीएचडी कर लो। इसके बाद आपका एकेडमिक फील्ड खुल जाता है, ठीक है। आप चाहो तो फिर बढ़िया पीएचडी करके यहाँ आ जाइए, अपन मिल के पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। मुझे अभी आए हुए थे तो उन्होंने पूछा सर आप डॉक्टर क्यों नहीं लिखते? बोले सर मैं डॉक्टर हूँ ही नहीं, ठीक है। मैम डॉक्टर है, तो बोले आप क्यों नहीं लिखते? सर आप भी डॉक्टर लिखते हैं। बोले नहीं भाई मैंने पीएचडी नहीं किया, ठीक है। तो बोले क्यों? बोले ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ आ जाइए, बढ़िया आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का एक विकल्प हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका समय खराब आया है, हाउ टू यूटिलाइज योर टाइम, ये प्लानर अगर आपने सही बना लिया तो आपको आने वाले समय में तकलीफ नहीं होगी। अब देखिए जो 4th ईयर में है उसको भी यहीं आके जाना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपका ध्येय, आपका लक्ष्य वो फिक्स है कि मेरे को जज ही बनना है, तब तो आज के ये सारे प्लानर आपके काम के हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं बनना है जज तो छोड़िए, कल से कोचिंग आने की भी ज़रूरत नहीं है, हटाओ, कहाँ पढ़ाई लिखाई करना, फिर क्यों, ज़िंदगी एंजॉय करो ना, क्यों कहाँ पढ़ाई लिखाई कर रही हो? मुंडी हिला रही है, कहाँ सर सही बोल रहे हिला रही है मुंडी? हाँ सर एकदम सही बोल रहे सर, आज पापा को यही वाली बात बताऊंगी ठीक है, आज पापा को मैं यही वाली बात बताऊंगी। कौन सी वाली बात? हमसे ना हो पाएगा भैया, हम नहीं है इसके लायक, हम में नहीं है इतना पेशेंस है। नहीं प्रेशर नहीं है। देखो बेटा, जज बनना ये आपका निर्णय है, ठीक है। आप 2 चीज़ें तय करो अपने जीवन में कि आप अपने बुढ़ापे में कहाँ रिटायरमेंट लेना चाहते हो। जीवन 40 साल तक तो आप बिता लोगे और 40 से 60 तक आप कमा लोगे, पर 60 साल के बाद आपके बाहर जो नंबर प्लेट या नेम प्लेट होगा वो आप आज तय करोगे आप, ठीक है। ये प्रेशर तो किसी को नहीं है यहाँ पर एक जो जज बनने के बाद आपका जो रुतबा बढ़ेगा समाज में, भाई इसीलिए तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और आप जुड़े भी इसलिए हो। और बाकी मैंने तो कल बताया था कि भाई 3 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। पहला जो ट्रायल बेस पे क्लास आते हैं, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ, तो ये लोग आते हैं, इनको समझ में आ जाता है कि भाई हमसे तो नहीं हो पाएगा, पर चूंकि पैसे फंस गए बेचारे, वापस तो होने नहीं है, तो क्या करें, पढ़ लेते हैं, दोस्ती हो गई है तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लेते हैं और नए दोस्त बन जाते हैं, और 1 आध साल 1.5 साल में जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो ये तो कारवा है, आता है चला जाता है। दूसरे वो होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, कर तो सकते हैं बट विल पावर कमज़ोर होता है, उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है और वो आधे रास्ते में तोड़ देते हैं। एक दूसरे को मत देखो, ठीक है, कंपटीशन है, कोई किसी का साथ नहीं देता,
मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनको बनना है, मतलब बनना है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो आज आप देख लीजिए कि अग्रवालों के बच्चे जो पूरे इस देश को चला रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है फाइनेंस में टैक्स कौन भरता है? अग्रवाल, जैन, ठीक है। अब ये जो जैनों के बच्चे थे वो CA CS छोड़कर आजकल जुडिशरी, IAS और PSC में आ गए। क्यों? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि भाई मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ की इनकम होने के बावजूद भी सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है, जो प्रतिष्ठा एक सिविल जज को मिलती है, एक IAS को मिलती है, ठीक है। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है और वो थोड़ा बहुत नहीं, मतलब उसके घर में अगर आप जाएंगे तो 12 कार खड़ी होती हैं। कितनी? 12। और उसके यहाँ मर्सिडीज से लेकर स्विफ्ट तक है। और मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, ठीक है। ये देखी भी होगी, उस दिन मैं पार्टी में मिला भी था मेरे को। हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड है। अब छोड़ दो उसको, कौन है। तो मेरे को एक ही चीज़ बोलता है कि यार इतना पैसा मैंने कमा लिया, पर यार मेरे को तो ये लगता है IAS ही बन जाना था मेरे को। मैं अपने बेटे को भी यही बोलता हूँ, यार तू IAS बन जा। यार जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उनकी, और जो उनके पास पावर है, या जो उनको, ठीक है, रुतबा मिला हुआ है, यार हम कितना भी कमा लें। उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। आप सोच लो, 12 कार उनकी खड़ी होती है, ठीक है। 5-5 तले के बंगले हैं आजू बाजू, घर, प्रॉपर्टी अकूत है। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। पर वो बोलता है यार ये इतना और कितना भी कमा लो, पर एक IAS की जो प्रतिष्ठा है वो पैसे से तौली नहीं जा सकती, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर, ठीक है, मोटिवेशन है वो यही है कि आपके जीवन में जो टैग लगेगा, जो नेम प्लेट होगी आपके घर के बाहर, और उस नेम प्लेट के नीचे जो डेजिग्नेशन लिखा होगा, वो डेजिग्नेशन इतने आसानी से नहीं मिलेगा। आप कितना भी खर्चा कर लो, वो नेम प्लेट बनवा तो सकते हो पर लगा नहीं सकते आप, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन में अपने आप को रखना पड़ेगा। और ये लंबी लड़ाई है आपकी, 5 साल 4 साल 3 साल, ये तो डिपेंड करेगा। 4th ईयर वालों के लिए 5 साल, 5th ईयर वालों के लिए 4 साल, और जिनका हो गया उनके लिए 3 साल। तो ये लंबी लड़ाई है उनकी। तो उनको प्लानर के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको बनना है, आपको बनना है। और ज़्यादातर महिलाओं के साथ में जो चर्चा परिचर्चा हो रही है, उसमें सबसे बड़ा टेंशन है शादी कर देंगे। तो ये तो जीवन की नियति है, भारत में कुछ हो या ना हो, शादी तो हो ही जाती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। और सबको अपना अपना जोड़ा मिल जाता है। तो अगर वही करना है तो फिर पढ़ाई क्यों करना? वही करना है तो पढ़ाई क्यों करना? तो समझेंगे चीज़ें कि आपको बनना क्या है। ये आपकी चॉइस है, मेरी चॉइस नहीं है। ये आपकी चॉइस है कि आपको अपना एंड ऑफ लाइफ कैसे जीना है, ठीक है। कैसे आपको एंड ऑफ लाइफ सर्वाइव करना है, किस नाम से करना है, ये आपकी चॉइस है। तो उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, और ये सबसे कठिन काम है, ठीक है। तो इनके लिए मैंने ऑप्शन बता दिया कि आप ऐसी तैयारी कीजिए जिससे आपके, अगर आप हिंदी भाषी प्रदेश में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग साउथ नहीं जा सकते, हम कितना भी पढ़ लें, पर अगर आपको बोल दें कि भाई आप जो है महाराष्ट्र में जाकर काम कर लो, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, तो बैंक में तमिलनाडु का एक केस है जिसमें जो एक लेडी है, बैंकर है, मतलब बैंक में क्लर्क है या जो भी है, उसने हिंदी में बात की, तो वहाँ विवाद हो गया। तो उसने बोला हिंदी हमारी मातृभाषा है और मैं हिंदी में ही बात करूँगी, तो काफ़ी विवाद हुआ उसका। तो हम चाह के भी जो है उस एनवायरनमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकते, और ना ही वो हमारे यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। तो हमारे लिए नॉर्थ हिंदी बेल्ट, जो मतलब जहाँ खान पान रहन सहन मिलता है, भाई राजस्थान जाओगे तो दाल बाटी और गट्टा की सब्जी मिल जाएगी, उससे एडजस्ट हो जाएंगे अपन। MP तो अपना भाई हमारा ही तो, ठीक है, पहले वाला, हम उन्हीं से तो पैदा हुए हैं, छत्तीसगढ़ वाले। तो MP और छत्तीसगढ़ में तो ठीक है, रोटी बेटी तो चलती थी आज भी, वहाँ दिक्कत नहीं है। बाबा के दर्शन करिए, आपके पास ऑप्शन है, आपको जो करना करिए। हिमाचल का दे दीजिए, बढ़िया, शिमला में रहिए, कुल्लू मनाली एकदम ठंडे इलाके में रहिए, आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हम
एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मेहनत कर सकते हैं तो भाई मैं दिल्ली का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दिल्ली का कंपटीशन, ठीक है, इतना आसान नहीं है। मतलब अगर टफेस्ट अगर हम माने तो दिल्ली का कंपटीशन दिल्ली है, दिल्ली और हरियाणा ये दोनों दिखने में छोटे स्टेट हैं, छोटे यूटी हैं, बट बहुत टफ एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको अलग ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो आप अपने आप को कैसे यूटिलाइज करते हैं ये आपके ऊपर है इस समय को। तो यहाँ पर जो 70-80%, 90% लोग बैठे हैं तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम लग रहा है। यहाँ पर बहुत सी ऑप्शन है हमारे पास, हम कर सकते हैं और प्लानिंग करके देखिए, ठीक है। और हम तो बैठे हुए हैं, आगे प्लानिंग करेंगे, ठीक है, चीज़ें करेंगे। मैंने पहले ही बोला है कि मैं सॉल्यूशन पे काम कर रहा हूँ और हमने पूरा सॉल्यूशन निकाल लिया है कि हम 1 साल से लेकर 3 साल तक के अलग अलग कोर्सेज अप्लाई करने वाले हैं, और आपको 1 साल से लेकर 3 साल तक सारे अलग अलग ग्रुप के हम यहाँ पर जो है वो दे देंगे आपको कि कैसे पढ़ना है आपको। तो तैयारी हमको कराना है, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी। हाँ, अब यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा लगेगा हमारा, हम सबका। ऐसे काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि आपका अब टारगेट बड़ा हो गया है। भैया 3 साल सिर्फ यहाँ छत्तीसगढ़ वाले थोड़ी बैठे हैं, मध्य प्रदेश वाले थोड़ी बैठे हैं, ये 3 साल तो हर स्टेट में बैठे हैं। तो मैंने बोला ना, इनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लागू होगा। तो सोचिए 3 साल के बाद ये कैसे फूटेगा फ्रस्ट्रेशन। और आज अपन तो 2025 की बात कर रहे हैं, 2029 की जुडिशरी देखेगा क्या रिजल्ट आएंगे, फिर देखेगा, क्योंकि ये उस समय तक तैयार हो जाएगा। तो कैसे उसको, ठीक है, तोड़ना है वो आपके हाथ में है। तो अपने आप को आपको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। ऑप्शंस मैंने दे दिए हैं और आपको लग रहा है कि भैया आपके पास 3 साल का समय नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। फिर आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस में चले जाएं, वो छोड़ दीजिए कि आप प्रैक्टिस में जाएंगे आपको पैसा मिल जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस में जाते हैं और आपकी अच्छी खासी इनकम होने लगती है, तो मैं आपको बोलता हूँ ये मुश्किल से 1% से 5% लोग होंगे जो शिफ्ट होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 3 साल में, ठीक है, एक केस मिल जाए बड़ा, जब तक अगर आपके पीछे, आप भाई अगर फर्स्ट लॉयर हैं अपने फैमिली में, एक केस मिल जाए आपको इंडिपेंडेंट, जिसमें आप अपना नाम कमा लें, जॉनी LLB टाइप का, ठीक है, वैसा नहीं मिलने वाला आपको। तो अल्टीमेटली वहाँ 3 साल आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस में, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ, आपको खुद को खड़े होने में कम से कम 5 साल लग जाएगा, ठीक है। और 5 से 10 साल के बीच में आपकी अर्निंग अपनी खुद की लाइफ सर्वाइव करने की होगी, बशर्ते आप ब्रिलियंट ना हो। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हमारे क्लास में जब LLB कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, तो हमारे सर ने पूछा भैया कि यहाँ पर कितने लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो उस समय 160 की क्लास थी, ठीक है। तो उसमें से केवल 2 लोगों का हाथ उठा कि हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, 2-3 लोग का, बाकी लोगों का हाथ ही नहीं उठा क्योंकि सब लोग ब्लाइंड थे। तो मुझसे सर ने पूछा कि भाई नितिन, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करना चाहते? बोले सर मेरा प्रैक्टिस में कोई रुझान नहीं है, ठीक है। मैं गया भी प्रैक्टिस में तो वहाँ टाइम पास लगता, मतलब ठीक है, पैसे आ जाते थे, सब कुछ आते थे, पर जो दिल होता था ना, वो दिल सिविल जज में अटका हुआ था मेरा, ठीक है। तो वो कहानी सुनी होगी ना कि, ठीक है, राक्षस का दिल किसके पास? पिंजरे में, और पिंजरा कौन सा? तोता। तो मेरा दिल वैसी तोते में फंसा हुआ था। मैं निकल गया वहाँ से। मैं ज़्यादा दिन, मतलब 4-5 साल प्रैक्टिस किया, छोड़ दिया, नहीं बना मेरे को, यहीं आ गया वापस, ठीक है ना। वो लंबी कहानी, इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप सिविल जज की तरफ है और आपका दिल इधर है, तो प्रैक्टिस आपके लिए नाम मात्र की होगी, आप वहाँ दिल लगा ही नहीं पाएंगे। और दिल, भले लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस कर लेंगे, ये वो सब फालतू बात। 5% लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वही लोग जो है, ठीक है, आगे रहेंगे, बाकी सब वापस सिविल जज में आएंगे। भाई जो फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट है, आप बहुत दिक्कत होगी। सेकंड जनरेशन एडवोकेट है आप, थर्ड जनरेशन एडवोकेट है, तो सेकंड और थर्ड जनरेशन वाले तो जो है वो सिविल जज की तैयारी बहुत रेयर करते हैं, ठीक है, बहुत रेयर करते हैं। मतलब हाँ, उनमें से कोई कर ले, रेयर का मतलब वो भी 5-10% है। आप देख लीजिए जो सेकंड जनरेशन वाले या थर्ड जनरेशन, जिनके फादर की एक वकालत अच्छे से इस्टेब्लिश है, वो सिविल जज के एग्ज़ाम में बहुत कम आएगा। उनके फादर ही आपको बोलेंगे कि भाई प्रमोट करेंगे कि तुम यहीं रहो बेटा, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है, अपना खुद का कमाएंगे, देखो मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, माँ है।
उनके पास क्या है? तो उनके पास माँ है, ठीक है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई व्यवसाय तो व्यवसाय है, ठीक है, ये होता है। तो इस चीज़ को समझिए आप। तो इनकी संख्या है, तो इनके पास ऑप्शंस बहुत है। तो आप एकदम शांत होकर प्लानिंग करिए अपनी। और जिनका फाइनल ईयर है, कितने लोगों का फाइनल ईयर है भाई, हाथ उठाओ। तो आप लोगों के पास तो फट से आप लोग तुरंत, जैसे आप लोग LLB एग्ज़ाम देते हो, ठीक है, तो आप लोग ADPO की तैयारी तो रखिए अपनी। और रिज़ल्ट आ जाता है, देखिए अभी ADPO का कब आएगा, क्या आएगा, ये सब अनिश्चित है। बट आज नहीं तो कल आप दूसरे स्टेट का APO दे सकते हो, दूसरे स्टेट का ADPO दे सकते हो। अब आप सारे स्टेट का एनालिसिस शुरू कीजिए कि भाई मेरी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी स्टेट पे क्रैक कर सको। अब भूल जाओ आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हो, मूल निवासी हो। मेरा सिलेक्शन कहीं भी होगा और मैं साबित करके दिखाऊंगा, भूल जाइए आप। और जब आप टफेस्ट की तरफ जाते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ तो फिर आपके लिए ईजीएस्ट हो जाएगा। तो आप लोगों के बहुत सारे भ्रम, ठीक है, दूर करने की, मतलब भ्रम मतलब ये है कि एक फ्रस्ट्रेशन है सबके लिए। अगर इसको मैं इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि जब मैं 2007 में फेल हुआ था, ठीक है, तो मेरे लिए ब्लैंक हो गई थी लाइफ। और मैं जिस कंडीशन में सर्वाइव कर रहा था, तो मेरे लिए ये था कि भाई मैं जीऊँगा कैसे आगे, ठीक है, आगे क्या करूँगा। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ, 2008 की वैकेंसी आ गई, रिज़ल्ट आया और मुझे काम मिल गया, ठीक है। और काम क्या मिला मेरे को? फीस कलेक्शन का, मेंटेनेंस का, रजिस्ट्रेशन का, टाइम पास। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे को काम जैसे काम मिला। तो वहाँ से कुछ अर्निंग हुई काम करने की, फिर मैंने पढ़ाना भी शुरू किया, ठीक है। तो थोड़ा सा काम मिला, पैसा मिलना शुरू हुआ, तो सर्वाइविंग कंडीशन हुई, आगे पढ़ना शुरू किए। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आ गई। हाँ, जब छत्तीसगढ़ फेल हुआ मैं, तब मैं अंधकार में आ गया कि भैया अब क्या होगा। क्योंकि मुझे मालूम था कि छत्तीसगढ़ 2008 के बाद है, ठीक है। अब कब आएगी नहीं मालूम। और आपको मालूम होगा कि 2008 के बाद 11 में आई थी, तो अंधकार हो गया था। तब फिर मैंने सोचा कि जो अपन इंदौर में पढ़ा रहे हैं, इसी को इस्टेब्लिश करते हैं। और इंदौर में फिर मैंने 2-3 साल पढ़ाया, ठीक है। संजय, पानी पिलाओ भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है इस चीज़ को समझिए। मैं बार बार आपको ADPO क्यों बोल रहा हूँ? तो देखिए, ADPO इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक भैया ये तो गस्टेड पोस्ट है, दूसरा ये इक्विवेलेंट टू DSP पोस्ट है, ठीक है, नहीं मिलता सम्मान, पर इक्विवेलेंट टू DSP पोस्ट है, गस्टेड पोस्ट है, ठीक है। तीसरी चीज़ है, आपको हमेशा लीगल प्रोसेस में ही काम करना है। मैं आपको नहीं बोल रहा बैंक में काम कर लो, क्लर्क बन जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अपने गोल से कटोगे नहीं और हमेशा अपने गोल के साथ रहोगे। तो आप क्या होगा, आप लीगल प्रैक्टिस में जुड़े रहोगे, ठीक है। फिर आपको, ठीक है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, तो आप इसके साथ स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हो। और आपको फाइनेंस मिल जाएगा तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे, रोजगार रहेगा तो आपके ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, वो हट जाएगा, ठीक है। बस याद रखिएगा, ठीक है, मैंने अपने जीवन में 90% लोगों को देखा है जो प्रैक्टिस में सीरियसली चले गए, या जो सीरियसली ADPO की नौकरी में अपने आप को सेटल्ड कर दिए। मतलब हम लोग, देखिए, हम लोग हैं बेईमान। हम मनुष्य की बेईमानी सबसे पहले है कि हम सब कंफर्ट जोन में जाते हैं और हम कंफर्ट जोन ही पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को बोलो कि भैया, ठीक है, रेलवे में आपको रोज़ किस में सफ़र करना है, स्लीपर छोड़ दो, जनरल में, तो 2 ऑप्शन देता हूँ, जनरल या AC। तो AC में जाओगे, कंफर्ट जोन मिलेगा। तो ADPO क्या है, जब आप जाते हो तो आपको लगता है कि नहीं भाई, सिविल जज से अच्छा कंफर्ट जोन यहाँ है, आप कंफर्ट जोन में चले जाते हो। तो मैंने 90% लोगों को देखा है कि जो इस जगह चले गए हैं वो वापस नहीं आ पाते। एक ड्रॉबैक है, और ये मेरा या आपका नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन की कमज़ोरी है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस में सीरियस हो जाते हो और आपकी एक अर्निंग होने लगती है, तो आपको लगता है यार अब यहीं ठीक है, अब कहाँ से फिर से तैयारी करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। क्या वर्ड लो एक रहा, फिर से। फिर से का मतलब क्या होता है भैया बताओ? फिर से का मतलब क्या होता है कि आपने तैयारी की, ब्रेक कर दिया और आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी।
तो अगर आप इस ब्रेक को तोड़ोगे तो वापस आना पड़ेगा। तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस आप नाम मात्र करिए, क्योंकि फिर से शब्द नहीं आना चाहिए। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो प्रैक्टिस में हैं, वो बोलते हैं कि सर अब हमको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी।